जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। दोस्तों आज के लेक्चर में हीमेटोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, हीमोस्टैसिस। दोस्तों हीमोस्टैसिस से याद रखेंगे, हीमोस्टैसिस बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हीमो और दूसरा स्टेसिस। हीमो का शाब्दिक अर्थ देखें तो मेडिकल टर्म से मतलब होता है ब्लड, और स्टेसिस एक ग्रीक लैंग्वेज है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है स्टॉपेज या स्टैंडिंग। चोट लगने के दौरान हमारे बॉडी में या चोट लगने के पश्चात हमारे शरीर में ब्लड के बहाव का रुकना और ब्लड के बहाव के रुकने के बाद एक कंप्लीट क्लॉट फॉर्मेशन होना ब्लड का हीमोस्टेसिस कहलाता है। दोस्तों पैथोलॉजी कोर्स में परीक्षा के दृष्टि से इनके डेफिनेशन को याद रखेंगे। हीमोस्टेसिस इज अ नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस by which the body stops bleeding after injury and repair damaged tissue। हीमोस्टेसिस एक ऐसा नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो चोट लगने के दौरान किसके द्वारा किया जाता है भाई, तो हमारे बॉडी के द्वारा चोट लगने के दौरान क्या होता है, ब्लड के जो बहाव है, ब्लड का जो फ्लो है, इसको कंप्लीटली स्टॉप किया जाता है। और इसके साथ साथ जितने जो हमारे टिश्यूज होते हैं, जितने हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, उनको रिपेयर किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, हीमोस्टेसिस की जो प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में चोट लगने के दौरान, तो सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स का होता है। उसके बाद जितने जो क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित जितने जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, उसका रोल होता है। हीमोस्टेसिस का जो प्रोसेस है हमारा बॉडी में चोट लगने के दौरान, तो जो प्रोसेस होता है वो बहुत सारे स्टेज में क्या होता है भाई, पूरा होता है। जिसमें मुख्य रूप से याद रखेंगे, पहला वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और तीसरा कोगुलेशन। इसके बाद दोस्तों हम देखे थे कि इसमें इंजुरी होने के बाद क्या होता है, ब्लड कंप्लीट स्टॉप होता है, और साथ ही साथ जितने जो डैमेज टिश्यू होते हैं, जितने डैमेज ब्लड वेसल्स होते हैं, उसका क्या होता है भाई, रिपेयर होता है। तो उनको भी हम इसमें कंप्लीटली पूरे कॉन्सेप्ट बेस में पढ़ेंगे, जिसमें क्लॉट रिट्रैक्शन, टिश्यू रिपेयर और लास्ट फाइब्रिनोलाइसिस। इसको हम एक एक करके बहुत ही सरल तरीका से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हीमोस्टेसिस का पहला स्टेज देखते हैं, इनके पहला प्रोसेस देखते हैं। तो याद रखेंगे पहला जो स्टेज होता है हीमोस्टेसिस में, वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। दोस्तों याद रखेंगे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला वेजो और दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन। याद रखेंगे चोट लगने के दौरान ब्लड वेसल का सिकुड़ना या ब्लड वेसल्स में क्या होना भाई, कॉन्स्ट्रिक्शन होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, जिसको हम वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के रूप में जानते हैं, याद रखेंगे। अब दोस्तों होता क्या है, जब पहली बार हमको चोट लगता है या किसी भी व्यक्ति को चोट लगता है, मान लो मुझे इस तरह से मेरे हाथ में क्या हुआ भाई, कट लगा, मुझे चोट लगा। तो जब पहली बार हमको चोट लगता है और इस तरह से क्या होता है भाई, ब्लड फ्लो होता है, तो ब्लड के फ्लो को कुछ समय के लिए रोकने के लिए जितने स्मूथ मसल्स होते हैं उसके द्वारा क्या होता है भाई, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। अब यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो याद रखेंगे सबसे पहले हमारा क्या होता है भाई, ब्लड वेसल्स डैमेज होता है चोट लगने के दौरान। तो ये हमारे क्या है भाई, ब्लड वेसल्स है। और आप जानते हैं ब्लड वेसल्स के जो इनर लेयर है उसको हम एंडोथेलियम के रूप में जानते हैं, जो एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा क्या होता है भाई, बने होते हैं। तो सबसे पहले हमारा ब्लड वेसल्स क्या होता है, इंजुरी होता है चोट लगने के दौरान। तो इस तरह से मान लो ये ब्लड वेसल्स क्या हुआ, इंजुरी हुआ। तो जैसे ब्लड वेसल्स क्या होगा भाई, इंजुरी होगा, तो एंडोथेलियल क्या होगा, डैमेज होगा। अब जैसे एंडोथेलियल सेल क्या होगा भाई, डैमेज होगा, तो उसके नीचे उपस्थित क्या होगा भाई, जितने जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड वेसल को क्या करेगा, वो सिकुड़ने का काम करेगा। इस समय क्या होता है, डैमेज ब्लड वेसल से ब्लड के फ्लो को कुछ समय के लिए रोकने के लिए ब्लड वेसल्स में क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या होता है, रिलीज होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे एंडोथेलियम जो होते हैं हमारे ब्लड वेसल का इनर वाल, तो एंडोथेलियल सेल से क्या होता है भाई, हमारे एंडोथिलिन रिलीज होता है, जो एक प्रकार का क्या है भाई, पेप्टाइड है, जिसको हम स्मॉल प्रोटीन के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब पहली बार ब्लड वेसल्स क्या होता है, इंजुरी होता है। तो ब्लड वेसल्स इंजुरी होता है तो हमारे ब्लड में उपस्थित जितने जो प्लेटलेट्स है वो भी क्या होता है भाई, इस टाइम एक्टिव हो जाते हैं। तो प्लेटलेट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करने के लिए कुछ सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सीरोटोनिन, जो एक प्रकार का क्या भाई, एमीन होता है। तो इस तरह से दो सब्सटेंस को आप याद रखेंगे, एंडोथिलिन जो एंडोथेलियम के द्वारा क्या होता है भाई, रिलीज होता है, और दूसरा सीरोटोनिन जो एक प्रकार का एमीन होता है। तो यही सब्सटेंस क्या करते हैं भाई, स्मूथ मसल्स को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, चोट लगने के दौरान जितने ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, डैमेज होते हैं,
तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्या होता है, उनका जो साइज होता है वो क्या होता है भाई, नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है। जब पहली बार हमको चोट लगता है तो सबसे पहले क्या होगा भाई, एंडोथेलियम वॉल डैमेज होता है। अब जैसे एंडोथेलियम वॉल डैमेज होता है तो उसके नीचे जितने जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे कारण पूरे ब्लड वेसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिकुड़ जाएंगे। जैसे ही हमारा ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगा भाई, छोटा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, तो ब्लड का जो फ्लो है वो कुछ समय के लिए क्या होगा, रुक जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हीमोस्टेसिस का पहला स्टेप होता है, पहला प्रोसेस होता है, जिसमें ब्लड का जो बहाव है वो क्या होता है, टेम्पररी रूप से कुछ समय के लिए क्या होता है, कम होता है। जैसे ही वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का प्रोसेस पूरा होता है, ब्लड वेसल्स जब नैरो हो जाता है तो होता क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स मतलब डैमेज ब्लड वेसल्स में जितने भाई जो ब्लड क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो जितने जो ब्लड फ्लो कर रहे हैं तो उसमें क्या है, प्लेटलेट्स हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स यहाँ पे ब्लड में क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में जितने जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्टिवेट होने के बाद क्या करते हैं, अब प्लेटलेट का नेचर हम पढ़े थे इसके पहले के लेक्चर में, प्लेटलेट का जो नेचर होते हैं क्या होते हैं भाई, स्टिकी होते हैं। स्टिकी नेचर होने के कारण क्या होते हैं, आपस में प्लेटलेट क्या होते हैं, एग्रीगेट होते हैं। आपस में प्लेटलेट क्या करते हैं, अपने शेप को चेंज करके क्या करते हैं, इरेगुलर फॉर्म में एक के ऊपर एक क्या होता है, सेट होते हैं, सेटल डाउन होते हैं, एक ब्रिज बना लेते हैं, जिसको हम प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के रूप में जानते हैं। याद रखेंगे, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में हमारा ब्लड का क्या होता है भाई, टेम्पररी क्लॉट फॉर्मेशन होते हैं, जिसको हम टेम्पररी ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के रूप में भी जानते हैं। याद रखेंगे, यहाँ पे प्लेटलेट का जो प्लग बनता है, ब्लड का जो टेम्पररी क्लॉट बनता है, उसके कुछ स्टेज है, उनके कुछ प्रोसेस है जो 3 स्टेप में पूरा होता है। याद रखेंगे, इसके पहले हम प्लेटलेट के चैप्टर में आपको बहुत ही डिटेल में ये चीजों को पढ़ा चुके हैं। तो पहला याद रखेंगे स्टेप इनका, प्लेटलेट एडहेशन, दूसरा प्लेटलेट एक्टिवेशन और तीसरा प्लेटलेट एग्रीगेशन। बहुत ही सिंपल है, एक एक करके हम समझते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जब पहली बार हमको या किसी भी व्यक्ति को क्या होता है, चोट लगता है, इंजरी होता है, इसके पहले हम वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में बताए हैं। तो जब चोट लगता है भाई, इस तरह से मान लो कोई कट लगा, तो क्या होता है, जैसे ही इंजरी हुआ, चोट लगा, तो टिश्यू के साथ साथ क्या होता है भाई, ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं। और जैसे ब्लड वेसल डैमेज होगा तो एंडोथेलियम क्या होगा, डैमेज होगा, एंडोथेलियल सेल क्या होगा, डैमेज होगा, जिससे एंडोथेलियम के नीचे लेयर में देखेंगे, नीचे स्तर पे देखेंगे तो हमारे सब एंडोथेलियल में उपस्थित होता है भाई कोलेजन। तो सबसे पहले जब एंडोथेलियम डैमेज होगा तो सब एंडोथेलियल से रिलीज होगा हमारा कोलेजन। तो कोलेजन का क्या होगा भाई, एक्सपोजर होगा, कोलेजन यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोज होगा। तो सब एंडोथेलियम से जैसे कोलेजन क्या होगा भाई, एक्सपोज होगा, रिलीज होगा, तो यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में जितने जो प्लेटलेट्स हैं, तो जितने जो प्लेटलेट्स हो क्या होगा भाई, कोलेजन के साथ इस तरह से क्या होगा, बाइंड होगा, चिपक जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, प्लेटलेट के सेल मेम्ब्रेन में जो उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन, याद रखेंगे ग्लाइकोप्रोटीन 1 भी जो है वो वॉन विल्ब्रांड फैक्टर के साथ क्या होता है भाई, बाइंड होते हैं। और यही वॉन विल्ब्रांड फैक्टर प्लेटलेट को कोलेजन के साथ क्या करते हैं भाई, एडहेयर करते हैं, चिपकाने का काम करते हैं, जिसको हम प्लेटलेट एडहेशन के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप फैक्टर को महत्वपूर्ण रूप से याद करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ब्लड स्ट्रीम में जितने जो प्लेटलेट्स हैं वो वॉन विल्ब्रांड जो फैक्टर है प्लेटलेट का, उसके द्वारा कोलेजन के साथ क्या करते हैं भाई, चिपकने का काम करते हैं, उससे बाइंड करते हैं। अब जैसे ही कोलेजन के साथ क्या होते हैं भाई, जितने जो प्लेटलेट है, आपस के जो प्लेटलेट है वो बाइंड करते हैं, चिपकते हैं, तो आपस के जो प्लेटलेट है क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे, जैसे प्लेटलेट क्या होता है भाई, ब्लड स्ट्रीम में एक्टिवेट होता है कोलेजन से चिपकने के बाद, तो प्लेटलेट क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, जिसको हम प्लेटलेट के द्वारा रिलीज रिएक्शन के रूप में भी जानते हैं। तो इस दौरान प्लेटलेट के रिलीज रिएक्शन से कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं। याद रखेंगे, प्लेटलेट के साइटोप्लाज्मा में उपस्थित एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, कैल्शियम आयन और सीरोटोनिन, वीडब्ल्यूएफ यानी कि वॉन विल्ब्रांड फैक्टर, पीडीजीएफ यानी कि प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, और कुछ मात्रा में फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर। इसके बाद इसी दौरान याद रखेंगे, प्लेटलेट के सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कुछ मात्रा में थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या होते हैं भाई, रिलीज होता है, जो प्लेटलेट के क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। तो इस तरह से प्लेटलेट क्या करते हैं, रिलीज रिएक्शन के द्वारा इस तरह से सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिसको हम प्लेटलेट एक्टिवेशन के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों प्लेटलेट के रिलीज रिएक्शन से जितने जो सब्सटेंस क्या होते हैं भाई, रिलीज होते हैं, तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज है। एडीपी की बात करें तो एडीपी क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट को क्या करते हैं भाई, रीएक्टिवेट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट को क्या करते हैं, ये
एक्टिवेट करने का काम करते हैं। और जो कैल्शियम आयन होते हैं वो प्लेटलेट को ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा प्लेटलेट का जो नॉर्मल शेप होता है इनएक्टिव फॉर्म में डिस्क्वाइड या स्फेरिकल, उसको कैल्शियम आयन क्या करते हैं भाई, इर्रेगुलर फॉर्म में क्या करते हैं, ये चेंज करने का कोशिश करते हैं, जिसके कारण क्या होता है भाई, प्लेटलेट का जो शेप होता है वो इर्रेगुलर हो जाता है। इरेगुलर शेप होने के कारण आपस में क्या हो सकते हैं, जितने जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड स्ट्रीम में वो क्या हो सकते हैं भाई, एग्रीगेट हो सकते हैं आसानी से। अब इरेगुलर शेप होने के कारण आपस के जो प्लेटलेट है ब्लड स्ट्रीम में, आपस के जो प्लेटलेट हो क्या होता है भाई, एक के ऊपर क्या होते हैं, एग्रीगेट होते हैं। इसके बाद सीरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन ए2 की बात करें, जिसमें सीरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन ए2 क्या करते हैं, ब्लड वेसल को फिर से क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा ब्लड का जो फ्लो है वो क्या हो भाई, रुक सके, कम हो सके। यहाँ पे जो पीडीजीएफ जो फैक्टर होता है, ग्रोथ फैक्टर प्लेटलेट का, वो वाउंड हीलिंग का काम करता है। और जो फाइब्रिनोजेंस जो होते हैं प्लेटलेट के द्वारा जो रिलीज होता है, वो आगे भाई एग्रीगेट करता है प्लेटलेट को, आपस में प्लेट प्लग बनाने का काम करता है। तो इस तरह से प्लेटलेट एक्टिवेशन को आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो याद रखेंगे प्लेटलेट के सेल मेम्ब्रेन में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन 2b और ग्लाइकोप्रोटीन ए क्या करते हैं भाई, फाइब्रिनोजन के साथ क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। और यही फाइब्रिनोजन क्या करते हैं, जितने ब्लड स्ट्रीम में जितने जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको एग्रीगेट करने का काम करते हैं, आपस में ब्रिज बना लेते हैं, एक प्लेटलेट दूसरे प्लेट के ऊपर और दूसरे प्लेटलेट तीसरे प्लेटलेट के ऊपर क्या करते हैं भाई, एग्रीगेट होते हैं। तो इस तरह से फाइब्रिनोजन क्या करते हैं भाई, इस तरह से ब्रिज बना लेते हैं, प्लेटलेट को आपस में इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है भाई, जो ब्लड का जो फ्लो है ब्लड वेसल्स में वो कुछ देर के लिए टेम्पररी यहाँ पे रुक जाता है। इस तरह से डैमेज ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो है वो कुछ देर के लिए टेम्पररी ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के कारण क्या होता है भाई, रुक जाता है। तो इस तरह से दोस्तों वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के बाद प्लेटलेट का प्लग कैसे बनता है उसको आप डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट से बहुत ही सिंपल तरीका से याद रखना है। और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन से याद रखेंगे, प्लेटलेट के द्वारा टेम्पररी ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, जिससे ब्लड का जो फ्लो है वो कुछ देर के लिए क्या होता है भाई, रुकता है। इसमें एक स्टेबल क्लॉट नहीं बनता है, बल्कि टेम्पररी ब्लड क्लॉट का क्या होता है भाई, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इसके बाद दोस्तों हीमोस्टेसिस का थर्ड और लास्ट स्टेज देखते हैं, कोगुलेशन। कोगुलेशन हीमोस्टेसिस का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लेटलेट की हेल्प से और बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर की सहायता से क्या होता है भाई, एक परमानेंट एक स्टेबल क्लॉट का क्या होता है भाई, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कोगुलेशन के रूप में जानते हैं। हीमोस्टेसिस में कोगुलेशन को हम डायग्रामेटिक और फ्लो चार्ट से बहुत ही सिंपल और आसान तरीका समझते हैं। तो इस तरह से फाइब्रिनोजन क्या होता है भाई, प्लेटलेट को एग्रीगेट करके एक प्लेटलेट क्या बनाते हैं, यहाँ पे प्लग बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो है वो क्या होता है भाई, कुछ देर के लिए यहाँ पे रुक जाता है। जैसे डैमेज ब्लड वेसल्स में क्या होता है भाई, प्लेटलेट का प्लग बनता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्म होता है। तो याद रखेंगे जितने हमारे क्लॉटिंग कैस्केड है, जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में जानते हैं, तो ब्लड प्लाज्मा में हमारे उपस्थित टोटल कितने 11 टाइप के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। और इसके अलावा जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो टिश्यू फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जैसे क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं भाई, एक्टिवेट हो जाते हैं, तो इसमें क्लॉटिंग कैस्केड चलता है। क्लॉटिंग कैस्केड का मतलब दोस्तों ये होता है, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को, दूसरे फैक्टर तीसरे को और तीसरे चौथे को एक्टिवेट करते हैं, जिसको हम क्लॉटिंग कैस्केड के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, कोगुलेशन के द्वारा एक स्टेबल एक परमानेंट क्लॉट बनने के लिए क्या होता है, एक कोगुलेशन पाथवे चलता है। तो जैसे ही कोगुलेशन पाथवे स्टार्ट होगा तो दो प्रकार के इसमें क्या होता है भाई, पाथवे रिलीज होता है, स्टार्ट होता है। पहला स्ट्रिंसिंग पाथवे और दूसरा एक्सटेंसिंग पाथवे। अब दोस्तों इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, तो याद रखेंगे ब्लड वेसल्स के अंदर यदि कोई भी इंजुरीज हुआ, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, मायोकार्डियल इंफाक्शन, तो इस दौरान क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में उपस्थित जितने जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, एग्रीगेट करते हैं, प्लेटलेट क्या बना लेते हैं, प्लग बना लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड का कोगुलेशन होते हैं। जैसे आप अधिकतर देखे होंगे या हॉस्पिटल लाइन पे सुने होंगे, ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमाटोमा हो गया। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है भाई, ब्लड क्लॉट होता है, तो उसमें जो पाथवे भाग लेता है उसको हम इंट्रिंसिक पाथवे के रूप में जानते हैं। और एक्सट्रिंसिक पाथवे, यदि कोई एक्सटर्नल इंजुरी हुई हो, जैसे मान लो मैं आपको अभी एग्जांपल के रूप में बताया कि हाथ में कोई कट लग गया, मान लो मेरे हाथ में क्या हो गया भाई, कट लग गया, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस दौरान क्या होता है, जो चोट होता है, जो इंजुरी होता है, वो टिश्यू के क्या होते हैं भाई, बाहर होते हैं, जिसमें
एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, भाग लेता है, जिसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन जो एक क्लॉटिंग फैक्टर है वो महत्वपूर्ण रूप से क्या लेता है भाई, भाग लेता है, जिसको हम एक्सट्रिंसिक पाथवे के रूप में जानते हैं। इंट्रिंसिक मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर और एक्सट्रिंसिक मतलब ब्लड वेसल्स के बाहर। तो इस तरह से आप पाथवे को समझ सकते हैं। बाद में हम जब आपको ब्लड कोगुलेशन डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों पाथवे क्या होता है भाई, आपस में मिलते हैं, जिसको हम कॉमन पाथवे के रूप में जानते हैं। बाद में हम आपको कोगुलेशन के चैप्टर पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। अब कॉमन पाथवे में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का क्या होता है भाई, फॉर्म होता है, निर्माण होता है, जिसमें याद रखेंगे एक्टिवेटेड फैक्टर 10, एक्टिवेटेड फैक्टर 5 और कैल्शियम आयन मुख्य रूप से क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये तीनों फैक्टर, फैक्टर 10, फैक्टर 5 और कैल्शियम आयन, जिसमें याद रखेंगे प्लेटलेट जो फास्फोलिपिड होते हैं, जो प्लेटलेट के कहा भाई सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, उपस्थित होता है, उनकी सहायता से क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का क्या होता है भाई, फॉर्म होता है, निर्माण होता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे से। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को क्या करते हैं भाई, एक्टिवेट करता है। अब प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो थ्रोम्बिन में। अब दोस्तों यहाँ पे जो थ्रोम्बिन होता है फाइब्रिनोजन को क्या करता है भाई, एक्टिवेट करता है, और यही फाइब्रिनोजन आगे किसमें, फाइब्रिन में क्या होता है भाई, कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, और यही फाइब्रिन क्या होता है, हमारा स्टेबल क्लॉट बनता है। यहाँ पे इस तरह क्या होता है भाई, फाइब्रिन के द्वारा एक स्टेबल क्लॉट क्या होता है, ब्लड वेसल्स में बन जाता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कोगुलेशन के प्रोसेस को, जिसपे मुख्य जो भूमिका होता है वो प्लेटलेट का और क्लॉटिंग फैक्टर्स का होता है। तो इस तरह से दोस्तों हीमोस्टेसिस यानी कि चोट लगने के दौरान ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए, ब्लड को क्लॉट करने के लिए इनके 3 प्रोसेस है, 3 स्टेज है। पहला वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और तीसरा कोगुलेशन। तो कोगुलेशन के बाद देखते हैं हम क्लॉट रिट्रैक्शन। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखे कि कोगुलेशन के प्रोसेस में फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन्स होते हैं वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होकर के क्या होते हैं भाई, फाइब्रिन नेटवर्क बना लेते हैं, एक स्टेबल क्या बना लेते हैं भाई, क्लॉट बना लेते हैं। अब इस तरह से क्या होता है, फाइब्रिन स्टेबल क्लॉट बना लेते हैं। तो जैसे आप देखे होंगे ब्लड जैसे क्लॉट होता है तो कुछ दिन के बाद या कुछ समय पश्चात चोट वाले स्थान पे जो क्लॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद क्या होते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, जिसको हम क्लॉट रिट्रैक्शन के रूप में जानते हैं। जिसमें क्या होते हैं भाई, स्टेबल क्लॉट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे डैमेज ब्लड वेसल्स में, डैमेज टिश्यू में जो क्लॉट फॉर्म हुआ है, जो फाइब्रिन के द्वारा स्टेबल जो क्लॉट बना है, उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसके रिट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं भाई, प्लेटलेट कुछ सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। प्लेटलेट के साइटोस्केलेटन से 2 प्रकार के सब्सटेंस रिलीज होते हैं, पहला एक्टिन और दूसरा मायोसिन। दोस्तों याद रखेंगे एक्टिन और मायोसिन एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, जो क्लॉट को क्या करते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट करने का, सिकुड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे एक प्लेटलेट में मौजूद एक्टिन और मायोसिन जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं वो क्लॉट के साइज को क्या करते हैं भाई, रिड्यूस कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ पे भाई क्या है, स्टेबल क्लॉट था फाइब्रिन के द्वारा, तो क्लॉट का साइज को क्या करते हैं, ये जो एक्टिन और मायोसिन क्या करते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, छोटा कर देते हैं, जिसके बाद आपको क्लॉट कुछ इस तरह से छोटा ब्लड वेसल्स में या डैमेज टिश्यू में दिखाई देगा, जिसको हम क्लॉट रिट्रैक्शन के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, पहले क्लॉट बड़ा था, अब ये छोटा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्लॉट रिट्रैक्शन के साथ साथ जितने जो हमारे डैमेज जो टिश्यू है, जितने जो डैमेज ब्लड वेसल्स है, उनका रिपेयर भी क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से चोट लगने के बाद जितने हमारे ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं, जितने कैपिलरीज क्या होते हैं, डैमेज होते हैं, और जो टिश्यू जो डैमेज होते हैं, तो क्या होता है, उसके रिपेयर के लिए प्लेटलेट कुछ सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, कुछ ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करते हैं। PDGF मतलब प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और यही प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब ये फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, याद रखेंगे दोस्तों, वहां पे जैसे हमने देखे कि इनर जो लेयर है ब्लड वेसल्स की, उसको हम एंडोथेलियम के रूप में जानते हैं, लेकिन एंडोथेलियम के नीचे आप देखेंगे, मतलब आउटर मेम्ब्रेन पे देखेंगे ब्लड वेसल्स के, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स के जो आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है भाई, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मौजूद होता है, और कनेक्टिव टिश्यू में ही हमारे फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे पीडीजीएफ जो ग्रोथ फैक्टर है वो फाइब्रोब्लास्ट को क्या करता है भाई, स्टिमुलेट करता है, और फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है भाई, माइग्रेट करता है,
यहाँ पे जितने जो कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो स्पॉट एरिया पे पहुंचते हैं, मतलब डैमेज एरिया पे पहुंचते हैं। जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो बहुत सारे सेल को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं और बताता कि भाई जो डैमेज क्या है, टिश्यू जो डैमेज है, जो ब्लड वेसल्स डैमेज है, उसका क्या करना है, रिपेयर करना है। तो इस तरह से फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं भाई, माइग्रेट करता है, माइग्रेशन करते हैं और प्रोलिफरेशन के द्वारा बहुत सारे सेल्स को क्या करते हैं, अन्य सेल को इनवाइट करता है टिश्यू के रिपेयर के लिए। इस दौरान फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं भाई, कोलेजन और ईसीएम यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के क्या करते हैं भाई, सिंथेसिस करते हैं, निर्माण करते हैं। और यही कोलेजन और ईसीएम जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होते हैं वो डैमेज टिश्यू को, डैमेज ब्लड वेसल्स को क्या करने में भाई, रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे एंडोथेलियल सेल्स, इनके मतलब ब्लड वेसल्स के इनर लेयर में मौजूद एंडोथेलियम में उपस्थित एंडोथेलियल जो सेल्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं भाई, रिपेयर करने का काम करते हैं, एक नए ब्लड वेसल्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आप टिश्यू रिपेयर को याद रखेंगे, जिसमें जो मुख्य भूमिका होता है वो पीडीजीएफ का होता है, जो एक प्रकार का प्लेटलेट का ग्रोथ फैक्टर होता है। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे हमारे टिश्यू क्या होता है भाई, रिपेयर हो जाता है, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, नए बन जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो क्लॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अभी भी मौजूद होता है। तो दोस्तों यहाँ पे चोट वाली स्थान से ब्लड के क्लॉट को हटाने के लिए हमारे बॉडी में एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा हमारा बॉडी क्या करते हैं भाई, क्लॉट को हटाने का काम करते हैं, जिसको हम फाइब्रिनोलाइसिस के रूप में जानते हैं। दोस्तों फाइब्रिनोलाइसिस को समझना बहुत ही आसान है, दो शब्दों से भाई मिलकर बना है, पहला फाइब्रिन और दूसरा लाइसिस। तो जिसमें क्या होता है भाई, फाइब्रिन का लाइसिस होता है, फाइब्रिन का डिग्रेड होता है, फाइब्रिन का डिसॉल्व होता है, जो मुख्य रूप से याद रखेंगे प्लाज्मिनोजन प्रोटीन्स के द्वारा किया जाता है। दोस्तों प्लाज्मिनोजन एक ऐसा इनएक्टिव फॉर्म प्रोटीन्स होता है जो ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है भाई, मौजूद होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन जो एक्टिवेटर्स होते हैं वो प्लाज्मिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है भाई, चेंज करता है प्लाज्मिन में। तो यहाँ पे जो प्लाज्मिन होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में क्या होता है भाई, सोल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं, जो फाइब्रिन के द्वारा जो यहाँ पे क्लॉट क्या हुआ है, यहाँ पे फॉर्म हुआ है, उसको डिग्रेड करने का काम करता है, उसको डिसॉल्व करने का काम करता है। तो याद रखेंगे प्लाज्मिन जो होते हैं भाई, फाइब्रिन को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, इसको डिग्रेड करते हैं, एक प्रकार के फाइब्रिन को ये डिसॉल्व कर देता है। तो इस तरह से जो प्लाज्मिन प्रोटीन्स होते हैं भाई वो क्लॉट्स को क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। जब पहली बार हमको चोट लगता है और चोट लगने के बाद क्या होता है भाई, सबसे पहले ब्लड वेसल्स डैमेज होता है, टिश्यू डैमेज होता है और ब्लड वेसल से क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। जैसे ब्लड फ्लो होता है तो कुछ समय बाद ब्लड का जो बहाव है वो रुक जाता है, उसमें क्या होता है भाई, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस दौरान जब हम देखते हैं तो जो घाव होता है, जो वाउंड होता है, उसमें जो क्लॉट्स होते हैं वो भी क्या होता है भाई, सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और कुछ दिन बाद देखते हैं तो क्या होता है भाई, उस स्थान से मतलब चोट वाले स्थान से जो क्लॉट्स होते हैं वो भी क्या होता है, गायब हो जाता है, जिसको हम फाइब्रिनोलाइसिस के रूप में जानते हैं। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, हीमोस्टेसिस का जो पहला प्रोसेस होता है, जो पहला स्टेज होता है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, और इनके जो सेकंड स्टेज होते हैं, सेकंड जो प्रोसेस होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ये दोनों को हम भाई प्राइमरी हीमोस्टेसिस के रूप में जानते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों कोगुलेशन का जो प्रोसेस होता है, क्लॉट रिट्रैक्शन होता है, टिश्यू रिपेयर होता है, इसको हम तीनों को कोगुलेशन, क्लॉट रिट्रैक्शन और टिश्यू रिपेयर, इसको हम हीमोस्टेसिस में सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के रूप में जानते हैं, जिसमें हम फाइब्रिनोलाइसिस को भी थोड़ा सा क्या करते हैं भाई, पढ़ते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हीमोस्टेसिस के चैप्टर में प्राइमरी हीमोस्टेसिस यानी कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और इसके बाद सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में कोगुलेशन, क्लॉट रिट्रैक्शन, टिश्यू रिपेयर और फाइब्रिनोलाइसिस को आप बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देखें या पैथोलॉजी कोर्स संबंधी सोचें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोगों में से किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो बिल्कुल ले सकते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट बेस में याद करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दोस्तों आज के लेक्चर में आपको किसी भी प्रकार का संदेह या डाउट हुआ होगा तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दोस्तों मिलेंगे हीमेटोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।